गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर। आज है 20 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 20 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को मोटिवेशन कोट के साथ में। कितना शानदार और ज़बरदस्त कोट दे रखा है कि परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से एक बढ़कर इम्तिहान बाकी है। ज़िंदगी के बहुत सारे इम्तिहान हैं वो बाकी पड़े हैं। ज़िंदगी की जंग में हौसला ज़रूरी है, जीतने के लिए सारा जहां बाकी पड़ा है दोस्तों। तो हौसला रखिए, आप ज़रूर कोई ना कोई इम्तिहान क्या है कि पार करके अपनी सफलता प्राप्त कर लोगे। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को अंतरिक्ष स्टेशन से। ये क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि वर्तमान का जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो 2024 के अंदर रिटायरमेंट होने वाला है। उसका कार्यकाल है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसकी वजह से 2024 के बाद में और 2030 तक चीन का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो स्थापित कर रहा है। और इस तरह क्या है कि अंतरिक्ष के अंदर चाइना का एकमात्र अंतरिक्ष स्टेशन बचेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि चाइना की क्या है कि जो हेजमोनी वगैरह है या पावर वगैरह है वो अंतरिक्ष स्पेस सेक्टर के अंदर भी दिख रही है। कि 2024 के बाद में क्या है कि विश्व किसी एकमात्र देश का इकलौता देश है जिसका क्या है कि अंतरिक्ष के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन रहने वाला है। तो चाइना के द्वारा तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित कर रहा है। हाल ही के अंदर जो शीतकालीन सत्र था उसमें केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री यानी जितेंद्र सिंह है, उनके द्वारा 2030 तक भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन है उसको स्थापित करने के लिए बोला था कि 2030 तक भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित कर लेगा। क्योंकि चाइना भी क्या है कि चाइना खुद का भी क्या है कि अपना सपना है सुपर पावर बनने का। भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी तुलना के अंदर बहुत छोटा रहने वाला है। जो वर्तमान का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है उसकी तुलना में भारत का जो स्टेशन रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। और इसका उपयोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण जो प्रयोग वगैरह है उसमें, जो अंतरिक्ष में क्या है कि जो माइक्रो ग्रेविटेशनल जो रिसर्च वगैरह है, प्रयोग वगैरह है, उसको करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसका काम में लिया जाएगा। अंतरिक्ष पर्यटन के लिए नहीं, जो वर्तमान का जो स्टेशन वगैरह है उसको पर्यटन के लिए भी यूज किया जा सकता है। बहुत सारे क्रू मेंबर है, 20 से 20 प्लस क्रू मेंबर के लिए जगह वगैरह है। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रारंभिक योजना के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को 20 दिन तक अंतरिक्ष में ठहराया जाएगा। यह परियोजना गगनयान मिशन का विस्तार रहेगी। 2022 के अंदर भारत अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है जिसमें 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे यानी वायुमंडल की जो निचली कक्षा है वहाँ पे अपने 3 भारतीय गए कि सदस्यों को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में अभी ठहराने का प्रोग्राम वगैरह गगनयान मिशन के माध्यम से। और उसी योजना को विस्तार के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित किया जाएगा भारत के द्वारा। वर्तमान का जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें कौन कौन से देश शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, यूरोप, जापान और कनाडा। इन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितने देशों? 5 देशों के माध्यम से क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित किया गया था। चाइना के द्वारा अपने खुद का स्टेशन स्थापित करने के लिए तियांगोंग फर्स्ट और तियांगोंग सेकंड, ये मॉडल एक तरह से मॉडल स्टेशन के रूप में चाइना के द्वारा ऑलरेडी परीक्षण वगैरह है, एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो किया जा चुका है। और 2024 के बाद जो 24 तक चाइना अपना अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित कर लेगा। तो ये न्यूज़ थी, ये आप देख सकते हो। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो 400 किलोमीटर के जो क्षेत्र है वहाँ पे ऑर्बिट के अंदर स्टेशन वगैरह की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि इसके द्वारा हाल ही के अंदर द्विवार्षिक यानी 2 सालों के अंदर एक बार विद्युत बाजार रिपोर्ट का जो पहला संस्करण है 2022 का उसको प्रकाशित किया है। रिपोर्ट मायने नहीं रखती। इस एजेंसी के बारे में बात करते हैं। इस एजेंसी की स्थापना एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन के रूप में 1974 के अंदर हुई थी। क्योंकि 1973 के अंदर और 74 के अंदर तेल संकट, खाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे तेल संकट की वजह से इस एजेंसी की स्थापना की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस के अंदर। और वर्तमान के अंदर इसके 30 सदस्य हैं। आप सोच रहे होंगे
इतनी पुरानी संस्था है, इसके 30 सदस्य क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों इस संगठन की, इस एजेंसी के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उसको पूरा करने के बाद में ही किसी सदस्य देश को मेंबर बनाया जाता है। पहली बात तो ये है कि वो OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, एक आर्थिक सहयोग संगठन है यूरोपीय देशों का, तो उसका सदस्य देश ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बन सकता है। तो यदि किसी सदस्य देश को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बनना है तो सबसे पहले OECD का मेंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि घरेलू उत्पादन का लगभग क्या है 50% क्या है कि जो तेल वगैरह की जो डिमांड वगैरह है अपनी, क्या है कि जो भी घरेलू उत्पादन के माध्यम से क्या है कि पूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा 90 डेज क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई भी देश की क्या है कि जो प्रतिदिन खपत रहती है उसके हिसाब से 90 दिनों की जो टोटल खपत है देश की, उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। इस तरह की 3 से 4 कंडीशन दे रखी है, तभी कोई देश क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बन सकता है। इसीलिए भारत क्या है कि 2017 के अंदर भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को एसोसिएट मेंबर के तौर पे इसके अंदर शामिल किया गया था, यानी सहयोगी या सहायक सदस्य के रूप में भारत को शामिल किया गया था। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें से एक ये अच्छी रिपोर्ट है विश्व ऊर्जा आउटलुक। तो विश्व ऊर्जा आउटलुक और वैश्विक ऊर्जा और CO2 की स्थिति रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। कुछ अन्य रिपोर्ट भी हैं जो मायने नहीं रखती दोस्तों। आइए अगला देखते हैं, PM गति शक्ति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर एक स्टडी प्रकाशित हुई थी कि ब्यूरोक्रेसी हर्डल की वजह से जो PM गति शक्ति के अंतर्गत जो मास्टर प्लान वगैरह है वो अच्छे तरीके से पूर्ति नहीं हो रहा, क्योंकि जो अवसंरचनाएं परियोजना वगैरह है वो टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या है कि सरकार को क्या है कि अपना क्या है कि फाइनेंस वगैरह है वो नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो PM गति शक्ति कब लॉन्च की गई थी? 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। PM गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 2020 के अंदर की गई थी, और इसके अंतर्गत जो अवसंरचना परियोजना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय, कितने मंत्रालय? 16 मंत्रालय, इनको एक साथ जोड़ा गया है। 16 मंत्रालयों को एक साथ PM गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जोड़ा गया है, ताकि जो बुनियादी ढांचा परियोजना वगैरह है उसका समग्र योजना और निष्पादन का सुनिश्चित किया जा सके। कोई भी योजना वगैरह बनाने से लेके उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन तक सारा का सारा कुछ उद्देश्य वगैरह है वो PM गति शक्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा, और इसके अंतर्गत 16 मिनिस्ट्री है उनको शामिल किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर 500 करोड़ रुपए से अधिक जो बुनियादी ढांचा परियोजना वगैरह है उसको कवर करना है, यानी 500 करोड़ रुपए से जो ऊपर की जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेगा वो PM गति शक्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ये कुछ आप पिक देख सकते हो, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी जारी किया गया था, और सब मिनिस्ट्री का अलग अलग है। ये शिपिंग मिनिस्ट्री का आपको दे रखा है इस तरह का, ठीक है। अगला दोस्तों 2021 छठा सबसे गर्म वर्ष के रूप में नासा के द्वारा एक स्टडी प्रकाशित की गई थी। उसके हिसाब से 2021 का आज क्या है करंट अफेयर्स इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या है मेहनत करनी पड़ी इधर उधर से ला के। तो 2021 का सबसे छठा गर्म वर्ष के रूप में क्या है कि पृथ्वी पे क्या है कि रहा है 2021, और ये नासा के द्वारा कैलकुलेट किया गया था। इस वर्ष उत्तरी गोलार्ध के अंदर भूमि की सतह का तापमान रिकॉर्ड तीसरा सबसे उच्चतम था, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर यदि देखो जाएगा जो भूमि का तापमान वगैरह देखोगे तो तीसरा सबसे ज़्यादा उच्चतम था। 2016 के अंदर सबसे ज़्यादा था, उसके बाद में 2020 और तीसरे नंबर पे 2021 उत्तरी गोलार्ध के अंदर। वैसे ओवरऑल ये 2021 विश्व का सबसे छठा गर्म वर्ष के रूप में है। और 2021 के अंदर पृथ्वी की 19वीं सदी के अंत का जो औसत यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के तुलना के अंदर 1.1 डिग्री सेल्सियस क्या की टेम्परेचर क्या कि अधिक रिकॉर्ड किया गया है। ये कुछ फैक्ट वगैरह आपको सरकारों के द्वारा काउंटर करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग है यानी बढ़ते वैश्विक तापमान को काउंटर करने के लिए सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। और भारत के द्वारा भी, भारत के अंदर अब क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी अक्षय ऊर्जा है उससे स्थापित क्षमता के मामले के अंदर भारत चौथे स्थान पे है। और ग्लासगो के अंदर जो COP26 हुआ था, COP26 ग्लासगो के अंदर आयोजित किया गया था UNFCCC के द्वारा, और वहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा पंचामर्त की घोषणा की गई थी, जिसमें 5 लक्ष्य डिसाइड किए गए थे भारत के द्वारा। जिसमें क्या क्या डिसाइड किया गया था? पहली बात तो ये डिसाइड किया गया था कि 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है उसको 500 गीगावाट तक लेके जाना है, यानी 2030 तक जो गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा वगैरह है उसकी कैपेसिटी का निर्माण करना है और 500 गीगावाट तक लेके जाना है। सेकंड, अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है उसका 50% हिस्सा
नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाएगा, वो भी 2030 के तक। और 2030 तक कार्बन जो उत्सर्जन वगैरह है उसमें 1 अरब टन है, उसके अंदर कमी की जाएगी। इसके अलावा 2030 तक अर्थव्यवस्था की जो कार्बन इंटेंसिटी है, यानी कार्बन की जो तीव्रता वगैरह है, उसको 45% कम करना है। और 2000 जो महत्वपूर्ण एक लक्ष्य डिसाइड किया गया था भारत सरकार के द्वारा, मोदी के द्वारा, कि 2070 तक भारत नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेगा। कब? 2070 तक। तो ये 5 लक्ष्य ग्लासगो के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किए गए थे, ताकि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जलवायु परिवर्तन है, उसको काउंटर किया जा सके। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट दोस्तों, इंडोनेशिया के द्वारा अपनी राजधानी का बदलाव किया गया। ये भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी के अंदर बदलाव किया गया है हाल ही के अंदर। इंडोनेशिया ने अपनी जो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जकार्ता एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय आइलैंड है, वहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी है, वो धीरे धीरे क्या डूब रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जकार्ता का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो लगातार डूबता जा रहा है। और ऊपर से क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जकार्ता के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और समुद्री जल स्तर की वजह से जकार्ता को क्या है कि खतरा पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या है कि नूनस्तारा नामक, तो नई राजधानी का नाम क्या है? नूनस्तारा। नूनस्तारा ये इंडोनेशिया की नई राजधानी होने वाली है। इससे पहले कजाकिस्तान भी अपनी राजधानी वगैरह है उसको चेंज किया था, और नूर सुल्तान को क्या कि अपनी नई राजधानी बनाया था। तो ये कुछ देख सकते हो आप मैप के माध्यम से। ये जकार्ता है, आइलैंड वगैरह है। ऊपर से क्या है कि यहाँ पे नई राजधानी कहाँ रहने वाली है? ये 2000 किलोमीटर दूर नूनसंतारा। नूनसंतारा ये इंडोनेशिया की नई राजधानी पर रहने वाली है। ये थाईलैंड होगा, यहाँ पे ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। ठीक है। अगला दोस्तों, जागरूक वोटर कैंपेन के बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर किसके द्वारा शुरू किया गया? ट्विटर के द्वारा। ट्विटर के द्वारा मतदाताओं को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया हाल ही के अंदर, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ट्विटर के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट की गई, ये याद रखना। हालांकि निर्वाचन आयोग के द्वारा भी जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए एक स्वीप कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जो अभी भी चल रहा है। ये कौन सा कार्यक्रम? स्वीप, यानी सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये स्वीप कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, एनडीआरएफ की स्थापना दिवस के बारे में बात करते हैं। एनडीआरएफ की जो स्थापना दिवस है वो 19 जनवरी को एनडीआरएफ है, जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, उसके द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 2006 के अंदर अस्तित्व में आई थी, और इसकी वजह से अब की बार है वो 17वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। भारत में जो आपदा प्रबंधन है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं होती, राज्य सरकार की होती है दोस्तों। कोविड जो नामक जो महामारी आपदा आई है उसका जो प्रबंधन की मेन जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य सरकारों के पास, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि जो आपदा का प्रबंधन की जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्य सरकारों के पास में। हालांकि जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह रहती है उसकी प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय। प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करने का जिम्मा किस पर है? केंद्र सरकार पे। जबकि जो आपदाएं हैं, नॉर्मल जो आपदाएं आती हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आपदाओं का जो मैनेजमेंट है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 के अंदर हुई थी। कौन से एक्ट के माध्यम से? 2005 का एक्ट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम आया था 2005 का, और उसके अंतर्गत खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया बल के तौर पे एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी 2006 के अंदर, और 2005 के एक्ट के माध्यम से। तो ये चीज़ याद रखना, भारत का एक विशेष बल है, और आपदा प्रबंधन के लिए एक तरह से कहे कि जो शीर्ष निकाय के तौर पे भारत में क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, भारत में आपदा से संबंधित एक जो शीर्ष प्राधिकरण है, यानी सबसे ऊंची निकाय है, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। वर्तमान के अंदर निदेशक वगैरह कौन है एनडीआरएफ के? वो मायने नहीं रखते। आइए अगला देखते हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा हाल ही के अंदर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 है उसको लॉन्च किया गया है। और हालांकि ये जो पुरस्कार है वो 2016-17 के अंदर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता जो विभाग है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसके द्वारा ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी दोबारा स्टार्ट किया गया है। और इसके अंतर्गत
स्वच्छता के लिए, यानी कोई विद्यालय वगैरह है उसमें स्वच्छता के मापदंड के अंदर खरा उतरता है, उसको जो पुरस्कार की राशि है पहले 50,000 था, उसको बढ़ा के अभी 60,000 रुपये प्रति स्कूल कर दिया है। ठीक है। अगला दोस्तों, पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। हालांकि नासा की मदद से ये दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल के अंदर लॉन्च किया गया दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह का फैक्ट है, न्यूज़ है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर लगभग क्या है कि 56-57 कंट्री आती है और पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विकसित सैटेलाइट वगैरह है वो दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह है, यानी समुद्री क्षेत्र के अंदर जागरूकता वगैरह बढ़ावा देने के लिए यह दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन इसमें नासा के द्वारा मदद ली गई थी। नासा का जो केप कॉर्निवल जो लॉन्च पैड है वहाँ से क्या है कि इसको लॉन्च किया गया था। अगला दोस्तों, वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक तो बुक वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो ये बुक वगैरह है वो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जो फरवरी 2022 के अंदर लॉन्च की जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जियो यूपीआई ओटीपी शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। हाल ही के अंदर एनपीसीआई के साथ में क्या है कि समझौता करके जो जियो कंपनी है, एक दूरसंचार कंपनी है, और उसके द्वारा यूपीआई ऑटो पे यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस है, उसको ऑटो पे एक यूपीआई लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 2008 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई के अंदर। याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, इसकी स्थापना 2008 में रिटेल सेक्टर के अंदर जितने भी क्या है कि जो पेमेंट वगैरह है उसको रेगुलेट कर, एक तरह से भुगतान सिस्टम है, उसके लिए एक तरह से अम्ब्रेला संगठन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, ये चीज़ आप याद रखना। अगला नरेंद्र कुमार गोयनका है, उनको परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी अपरेजल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो संगठन है AEPC, ये संगठन कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत भारत में परिधान वगैरह क्षेत्र है उसमें एक्सपोर्ट वगैरह है उसके लिए आधिकारिक निकाय के तौर पे काम करता है, और इसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। और वर्तमान के अंदर अध्यक्ष किसका बना है? नरेंद्र कुमार गोयनका। ठीक है। अब जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स के क्विज देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही के अंदर किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और क्या एक मैनेजमेंट डायरेक्टर है उसको CMD वगैरह नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम है विक्रम देव दत्त। अगला दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट है उसका 97 साल की उम्र के अंदर निधन हुआ है? दोस्तों नारायण देवनाथ है, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था। ये एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे जिनको पद्मश्री से भी के सम्मानित किया जा चुका है। अगला दोस्तों, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के तौर पे क्या कि चुना गया है? तो इनका नाम है 2020 के अंदर भी इनको चुना गया था और 2021 का भी उनको सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का एक अवार्ड वगैरह उससे नवाजा गया है, जिनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। हर साल कौन सी तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 19 जनवरी। 19 जनवरी को NDRF है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 के बारे में मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। अगला देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड है उसकी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी वगैरह है वो खरीद ली है? एडवर्ड एक तरह से रोबोटिक्स क्षेत्र के अंदर काम कर रही थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज उनके द्वारा इसकी 54% रोबोटिक्स क्षेत्र की जो कंपनी है उसकी हिस्सेदारी वगैरह खरीद ली गई है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, तो इनका नाम है अनमुक्त चंद। ये है अनमुक्त चंद। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लीग है, जैसे IPL है भारत का, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश लीग है और वहाँ पे पहले भारतीय खिलाड़ी के तौर पे क्या कि चुना गया है। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। आज थोड़ा दोस्तों लेट हो गया था और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसकी वजह से मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। धन्यवाद सभी का।